ये जानना कितना दिलचस्प है ना कि करोड़ों साल पहले अपना प्यारा भारत भूमध्य रेखा मतलब जो अपना इक्वेटर है उसके काफी दक्षिण में था। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब ये सुनकर अजीब लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। एकदम सही। और ये बहुत कम लोग इमेजिन कर पाते हैं। और आज जो हिमालय हमें उत्तर में एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा दिखता है ना, करोड़ों साल पहले वहां कुछ था ही नहीं, एकदम सपाट जमीन। बिल्कुल। और यही तो भूगोल की सबसे रहस्यमयी बात है। मतलब ये सब जो हुआ है ना, ये प्लेट विवर्तनिकी या जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, ये सब उसी का कमाल है। हाँ। हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो वहां से टूटकर उत्तर की ओर खिसकना शुरू हुई। फिर उसने टेथिस सागर को पार किया और सीधा जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। और मजेदार बात तो ये कि ये टक्कर आज भी जारी है, मतलब प्लेट आज भी खिसक रही है ना। जी बिल्कुल खिसक रही है। और आज हमें जो भी नदियां, पहाड़ या मैदान दिखते हैं वो सब इसी ऐतिहासिक सफर का नतीजा है। अरे वाह! तो आज हम इसी रोमांचक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम भारत की भौगोलिक संरचना, यहाँ के पर्वत, मैदान, पठार और द्वीपों की पूरी चीर-फाड़ करेंगे। बिल्कुल, एकदम डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विभूति एकेडमी में। यहाँ चैप्टर को इतनी गहराई के साथ पढ़ाया जाता है कि किसी और कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए नोट करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एकदम शुरुआत से करते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। बहुत लंबा समय है। हाँ, और इतने लंबे समय में मुख्य रूप से दो तरह के बलों ने या कह लें फोर्सेस ने इस धरती का रूप तय किया है। एक है अंतर्जात बल यानी एंडोजेनिक और दूसरा बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। एक मिनट, इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा सरल करते हैं। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जो अंतर्जात बल है वो जमीन के अंदर से काम करते हैं, जैसे कि अपना ज्वालामुखी हो गया या भूकंप आ गया? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। देखिए, अंतर्जात बलों को ना एक मूर्तिकार की तरह देखा जा सकता है। अच्छा। हाँ, जो अंदर से जमीन को ऊपर धकेलता है और पहाड़ बनाता है। और दूसरी तरफ है बहिर्जात बल, मतलब बाहर से काम करने वाले कारक, जैसे हवा और पानी। बिल्कुल, हवा, नदियां, ग्लेशियर। ये सब एक रेगमाल या सैंडपेपर की तरह काम करते हैं। मतलब जो पहाड़ अंदर के बल ने बनाए, ये बाहर के बल उन्हें घिस घिस कर एकदम मैदानों में बदल देते हैं। अरे वाह, मूर्तिकार और रेगमाल, क्या बात है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये एग्जाम में सीधे आता है कि भारत को किन 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। इसे नोट कर लीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 खंड है: प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, और तीसरा है अपना सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने हिस्से से। यानी प्रायद्वीपीय खंड या पेनिनसुलर ब्लॉक, जो नीचे वाला हिस्सा है। हाँ, ये भारत का वो मूल हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले गोंडवाना लैंड का भाग था और ये प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट जैसी बेहद कठोर चट्टानों से बना है। मतलब एकदम सॉलिड। एकदम सॉलिड। इसकी कठोरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर भूकंप या भूगर्भीय हलचलों का बहुत कम असर होता है। ये एक स्थिर ढाल की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ ना स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या? जो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तो हिमालय का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वे वो पहाड़ों के पास है। हाँ, देखने में वैसा ही लगता है। लेकिन असल में वो इसी कठोर प्रायद्वीपीय खंड का ही हिस्सा है। तो फिर ये दोनों अलग कैसे हो गए? बीच में इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना की, जिसे मालदा भ्रिंच या मालदा फॉल्ट कहते हैं। ओके। हुआ क्या था कि जब इंडियन प्लेट खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो उस भयंकर दबाव के कारण जमीन में एक जबरदस्त खिंचाव आया। और इस खिंचाव से पश्चिम बंगाल के पास जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। इसी धंसे हुए हिस्से को मालदा फॉल्ट कहते हैं। अच्छा, तो वो धंस गया था। बिल्कुल। और बाद में क्या हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसमें इतनी मिट्टी भर दी कि आज वो हमें एक सपाट मैदान दिखता है। अरे वाह! लेकिन अगर आप जमीन के नीचे देखेंगे तो वो मेघालय को मुख्य प्रायद्वीप से अलग करने वाली एक गहरी खाई है। ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में छप गया। मतलब जो जमीन धंसी, नदियों ने उसे मिट्टी से पाट दिया। एकदम सही। अब अगर दूसरे खंड की बात करें, मतलब हिमालय की, तो प्रायद्वीपीय ब्लॉक के बिल्कुल उलट भूगोल में हिमालय को युवा, दुर्बल और लचीला कहा जाता है। हाँ, यंग एंड फूल्ड माउंटेन। पर ये थोड़ा
अजीब नहीं लगता? मतलब जो दुनिया की सबसे विशाल और ऊंची पर्वतमाला है उसे दुर्बल क्यों कहा जा रहा है भाई? बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, दुर्बल का मतलब यहाँ कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है भूवैज्ञानिक रूप से कच्चा होना। कच्चा मतलब वो अभी बन रहा है। बिल्कुल। हिमालय उस प्राचीन ग्रेनाइट की तरह पककर कठोर नहीं हुआ है। क्योंकि प्लेटें अभी भी टकरा रही हैं, तो हिमालय आज भी आकार ले रहा है। अच्छा, तभी उसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। एकदम सही। चट्टानें अभी भी मुड़ रही हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके में इतने भूकंप आते हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया में अक्सर झटके महसूस होते हैं। और क्योंकि चट्टानें नई और नरम हैं, इसलिए नदियां इन्हें आसानी से काटकर बहुत गहरी गौज और वी आकार की घाटियां बना रही हैं। क्या बात है। और इसी हिमालय के बनने की प्रक्रिया से जुड़ता है हमारा तीसरा खंड, अपना सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। बिल्कुल। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां आज ये इतना हरा भरा और समतल मैदान है ना, वहां पहले एक बहुत बड़ा और गहरा गर्त यानी डिप्रेशन था। एक बहुत बड़ी खाई थी। हाँ? हिमालय निर्माण के तीसरे चरण में मतलब आज से लगभग 6.4 करोड़ साल पहले ये खाई बनी थी। और फिर वही बहिर्जात बल अपने काम पर लग गए। वो रेगमाल वाले। हाँ भाई। हिमालय और प्रायद्वीप से जो नदियां निकल रही थीं, उन्होंने अपने साथ करोड़ों टन मलबा, रेत और जलोढ़ मिट्टी लाकर इस खाई में डालना शुरू कर दिया। बाप रे, करोड़ों टन! और ये कोई छोटी मोटी खाई नहीं थी। आज अगर आप उत्तर भारत के मैदानों में देखें तो वहां 1000 से 2000 मीटर मतलब पूरे 2 किलोमीटर गहरी जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। सोच कर देखिए जरा, जमीन के नीचे 2 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ मिट्टी। हाँ, कमाल है ना। इसीलिए इलाका खेती के लिए दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। ये पक्का एग्जाम में आ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है। बिल्कुल। अब अगर इन्हीं संरचनाओं को हम उनके भौतिक स्वरूप यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन के नजरिए से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। वो कैसे? देखिए, जो उत्तर की पर्वतमाला है वो सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री या दीवार नहीं है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पता चलता है कि ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर पूर्वोत्तर में जाकर अचानक से दिशा ही बदल लेता है। और इसका जलवायु पर जो असर होता है ना, वो तो एकदम चौंकाने वाला है। सही बात है। अगर हिमालय नहीं होता दोस्तों, तो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर भारत को एकदम ठंडे रेगिस्तान में बदल देती। एकदम बर्फ ही बर्फ होती। तो ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे मौसम का और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा डिवाइडर और रक्षक है। बहुत सही कहा आपने। और जब नदियां इसी रक्षक हिमालय से नीचे उतरती है तो उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण होता है। इसकी कार्यप्रणाली समझना बेहद दिलचस्प है। हाँ, और यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत फोकस करना है। बिल्कुल। तो जब नदियां ऊंचे पहाड़ से नीचे आती हैं तो सबसे पहले भाबर का क्षेत्र आता है। भाबर, इसका विज्ञान बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं बताती हूँ। ये शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। अब होता क्या है कि जब नदी ऊंचे पहाड़ से गिरती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है ना? बहुत तेज होती है, इसलिए वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और कंकर बहा लाती है। लेकिन जैसे ही मैदान शुरू होता है, ढलान खत्म होने से पानी की ताकत कम हो जाती है और वो सारे भारी पत्थर वहीं पर जमा हो जाते हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात जानते क्या है? इन पत्थरों के बीच में इतनी जगह होती है, इतने गैप्स होते हैं कि पूरी की पूरी नदी उन पत्थरों के नीचे से बहने लगती है। अरे, मतलब सतह पर पानी दिखना ही बंद हो जाता है। हाँ, जैसे नदी लुप्त हो गई हो, गायब हो गई हो। इसी छिद्रपूर्ण पट्टी को, जो स्पंज की तरह है, उसे भाबर कहते हैं। लेकिन भाई, पानी हमेशा के लिए तो गायब नहीं हो सकता। नहीं, वो वापस आता है। वही तो। भाबर के ठीक बाद आता है अपना तराई क्षेत्र। जहां पत्थरों की पट्टी खत्म होती है, वहां वो लुप्त हुआ पानी अचानक से सतह पर वापस आ जाता है। और क्योंकि पानी के बहने का कोई फिक्स रास्ता नहीं होता, तो वो पूरा पानी चारों तरफ फैल जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा दलदली इलाका बन जाता है। और फिर वहां घने जंगल उगाते हैं। इसी दलदली इलाके को तराई कहते हैं। एकदम सही। और इसके बाद नदियां अपना जलोढ़ मैदान बनाती हैं, जिसे हम खादर और बांगर में बांटते हैं। और इस खादर बांगर को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, वो ट्रिक बहुत काम आएगी। लेकिन उससे पहले ना, पूर्वोत्तर की एक और भौगोलिक पहेली को सुलझाते हैं। कौन सी पहेली? ब्रह्मपुत्र नदी वाली। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है तो धुबरी के पास वो अचानक दक्षिण की ओर 90 डिग्री का मोड़ ले लेती है। अरे बाप रे, इतनी विशाल नदी और एकदम से 90 डिग्री मुड़ जाना, ये तो बहुत अजीब है।
ऐसा क्यों होता है? जमीन के नीचे जो कठोर प्रायद्वीपीय चट्टानें हैं ना, वे एक सिंटैक्सियल बेंड बनाती हैं। सिंटैक्सियल बेंड। हाँ, मतलब एक तीखा मोड़ या हेयरपिन बेंड समझ लीजिए। पानी इन कठोर चट्टानों को काट नहीं पाता, इसलिए उसे मजबूरी में चट्टान के आकार के हिसाब से ही एकदम से मुड़ना पड़ता है। वाओ, भूगोल में सच में हर चीज के पीछे एक ठोस कारण होता है, रटने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, सब लॉजिकल है। तो चलिए अब मैदानों से दक्षिण की तरफ चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ओर। मैप पर देखने पर यह एक उल्टे त्रिभुज या ट्रायंगल जैसा दिखता है। इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। लेकिन इस पठार में जो सबसे ज्यादा विश्लेषण करने वाली बात है वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अंतर। ये एक बहुत ही शानदार विषय है और एग्जाम का फेवरेट भी। देखिए, जो पश्चिमी घाट हैं वो ऊंचे हैं और एकदम एक लगातार दीवार की तरह हैं, जिनको पार करना मुश्किल है। आज इन्हें सिर्फ दर्रों या पासेस के जरिए ही पार किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो पूर्वी घाट हैं वो टूटे हुए और कटे फटे हैं। ऐसा क्यों? दीवार टूटी क्यों है वहां? क्योंकि जो पूरा का पूरा दक्कन का पठार है ना, उसका ढलान पूर्व की ओर है, वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। अच्छा। तो करोड़ों सालों से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी जो बड़ी नदियां हैं वो इसी ढलान के सहारे पूर्व की ओर बह रही हैं। और बहते बहते उन्होंने पहाड़ों को काट दिया। बिल्कुल, उन्होंने पूर्वी घाट को काट काट कर टुकड़ों में बांट दिया है। क्या बात है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो इसको तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। बहुत ऊंची है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, जो अपनी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और इसी में अगर हम थोड़ा ऊपर मध्य उच्च भूभाग की तरफ चलें तो वहां चंबल के बीहड़ों का जिक्र आना लाजमी है। और हाँ, चंबल के बीहड़ या रवीन्स। चंबल नदी ने यहाँ की जो नर्म जलोढ़ मिट्टी है ना, उसको इतने भयंकर तरीके से काटा है कि गहरे और एकदम ऊबड़ खाबड़ बीहड़ बन गए हैं। इस प्रक्रिया को अवनालिका अपर्दन या गुली हिरोचन कहते हैं। एग्जैक्टली भाई। और यहीं से जुड़ा एक और फैक्ट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा? चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है वो है बनास नदी। इस तथ्यों को तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अब अगर हम थोड़ा और पश्चिम में जाएं, भारतीय मरुस्थल यानी थार के रेगिस्तान की बात करें तो एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ये हिस्सा हमेशा से ऐसा ही सूखा और रेतीला था? अरे नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एग्जाम में कई बार इस पर सवाल आता है, आकल वुड फॉसिल पार्क के बारे में। हाँ, आकल वुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर के पास है जी। वहां इस फॉसिल पार्क में जो लकड़ी के जीवाश्म या फॉसिल्स मिले हैं ना, वो करीब 18 करोड़ साल पुराने हैं। 18 करोड़ साल? हाँ, और ये इस बात का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है कि मेसोजोइक काल में ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय हिस्सा समुद्र के नीचे था। मतलब जहां आज रेत है वहां पहले समंदर था। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जमीन ऊपर उठी, जलवायु बदली और ये इलाका रेगिस्तान बन गया। और आज यहाँ बस लूनी जैसी गिनी चुनी नदियां हैं जो कुछ दूर बहकर रेत में ही गायब हो जाती हैं, जिसे अंतःस्थलीय अपवाह कहते हैं। और यहाँ खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं जिन्हें प्लाया कहते हैं। और इन्हीं प्लाया झीलों से नमक बनाया जाता है ना? एकदम सही। अब मरुस्थल से सीधे समुद्र के किनारे चलते हैं, तटीय मैदानों और द्वीप समूहों की तरफ। यहाँ पश्चिमी तट और पूर्वी तट का जो वैज्ञानिक अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, पश्चिमी तट एक जलमग्न या सबमर्ज्ड तट है। इसका मतलब है कि जमीन का हिस्सा समुद्र के अंदर धंस गया है या फिर समुद्र का पानी ऊपर आ गया है। और पता है, इस जलमग्न होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है अर्थव्यवस्था को। वो कैसे? क्योंकि जमीन गहराई में धंसी है, इसलिए समुद्र का जो गहरा पानी होता है वो सीधे किनारे तक आ जाता है। अच्छा, तो बड़े जहाज आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल, बड़े जहाजों को एकदम किनारे तक लाने के लिए ये परफेक्ट कंडीशन होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कांडला, कोचीन और मुंबई जैसे जो बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाहें हैं वो सब इसी पश्चिमी तट पर हैं। अरे वाह, ये कंसेप्ट तो बहुत गजब है।
वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पूर्वी तट उभरा हुआ या इमर्जेंट तट है। जमीन ऊपर है वहां। यहाँ जमीन ऊपर उठी हुई है और नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा की वजह से ये तट काफी चौड़ा तो है, लेकिन यहाँ समुद्र उथला होता है, गहराई कम होती है। गहराई कम होती है, इसीलिए वहाँ बड़े प्राकृतिक बंदरगाह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। सही बात है। और जब पश्चिमी तट की बात हो रही है तो केरल के कयाल या बैक वाटर्स का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। और प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ हर साल नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन होता है। वो जो लंबी लंबी नाव होती है ना, हाँ, बोट रेस बहुत फेमस है। अब बात करते हैं भारत के द्वीप समूहों की। बंगाल की खाड़ी में अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 572 द्वीप हैं। बहुत बड़ा समूह है। और इन्हें जो जल क्षेत्र अलग करता है ना, उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का एकमात्र जीवंत या एक्टिव ज्वालामुखी इसी समूह में बैरन आइलैंड पर स्थित है। एकदम। और दूसरी ओर अगर हम अरब सागर में देखें तो हमारा लक्षद्वीप समूह है। अंडमान जहां ज्वालामुखी और विवर्तनिक हलचलों से बना है, वहीं लक्षद्वीप की कहानी अलग है। वो मुख्य रूप से मूंगा या प्रवाल निक्षेपों से बना है। प्रवाल मतलब कोरल। हाँ, कोरल डिपॉजिट्स। प्रवाल बहुत ही सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं, जिनके खोल सदियों तक जमा होकर इन खूबसूरत द्वीपों का निर्माण करते हैं। क्या बात है। इसका सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है और यहाँ 9 डिग्री चैनल का बहुत महत्व है। तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम यूपीएससी या बीपीएससी के नजरिए से विश्लेषित करें तो एक बात साफ है कि आजकल सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाते। बिल्कुल नहीं। अब आयोग कॉन्सेप्ट और ट्रेंड्स को लिंक करता है। जी। आपको ये जानना जरूरी है कि नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं, मालदा फॉल्ट का भूवैज्ञानिक काम क्या है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे क्यों हैं, और सबसे ज्यादा नदियों के मुहाने और इन चैनलों पर सवाल फंसाए जाते हैं, 9 डिग्री और 10 डिग्री वाले। हाँ, वो तो हॉट टॉपिक है। तो चलिए कुछ गोल्डन वन लाइनर फैक्ट्स जो हमेशा याद रहने चाहिए मैं बता देती हूँ। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। बैरन आइलैंड की लोकेशन अंडमान निकोबार में है। भाभर और तराई का फर्क और अरावली से निकलने वाली बनास नदी। बिल्कुल। पर एक समस्या ये आती है कि परीक्षा के भयंकर दबाव में स्टूडेंट्स अक्सर 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक 10 सेकंड का रिवीजन फॉर्मूला है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, अंडमान और निकोबार बोलने में एक बड़ा नाम लगता है ना? हाँ, बड़ा शब्द है। तो जो बड़ा नाम है उसके लिए बड़ा नंबर यानी 10 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप एक छोटा नाम है तो उसके लिए छोटा नंबर यानी 9 डिग्री चैनल। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक और आसान ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे बच्चे। एक और कंफ्यूजन खादर और बांगर को लेकर होता है। हाँ, न्यू और ओल्ड एलुवियल का। तो इसे ऐसे याद रखिए, खादर शब्द में खाद आता है और खाद डालने से मिट्टी एकदम नई और उपजाऊ हो जाती है। तो खादर का मतलब है नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर को आप भंगार या कबाड़ से जोड़ सकते हैं। अरे बाप रे, भंगार। हाँ, भंगार पुराना होता है ना, तो बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। वाह, कॉन्सेप्ट्स को वास्तविक जीवन से ऐसे ही जोड़ना चाहिए ताकि वह दिमाग से कभी ना निकले। तो चलिए दोस्तों, अब इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जो कुछ भी आज डिस्कस हुआ है उसे परखने का समय आ गया है। बिल्कुल, टेस्ट का टाइम। हम इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने रखेंगे, ऑप्शंस भी बताएंगे, लेकिन आंसर नहीं। आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किसकी तैयारी कितनी पक्की है। तो सर, आप शुरू कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विकल्प बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसे वे परीक्षाओं में आते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय खंड मुख्य रूप से किन चट्टानों से बना है? ऑप्शंस हैं: ए, प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट। बी, बलवा पत्थर और चूना पत्थर। सी, बेसाल्ट और संगमरमर। या डी, जलोढ़ मिट्टी। अब दूसरा प्रश्न है, शिवालिक गिरिपाद के समांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी क्या कहलाती है, जहां नदियां भारी जलभार जमा करती हैं और कभी-कभी लुप्त हो जाती हैं? इसके ऑप्शंस है: ए, तराई,
बी खादर, सी बांगर या डी भाभर? ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। तीसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए डोडा बेटा, बी महेंद्रगिरी, सी अनाईमुड़ी या डी सैंडल पीक? चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ए नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी इलायची या डी नल्लामाला? ओके। पांचवा प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले किस स्थान के समीप दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। ए धुबरी, बी माजुली, सी गुवाहाटी या डी डिब्रूगढ़? अब आते हैं छठे प्रश्न पर। केरल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन किस कयाल में किया जाता है? ऑप्शंस है ए चिल्का, बी वेम्बनाड, सी पुन्नमदा कयाल या डी पुलिकट? सातवां प्रश्न, भारत का एकमात्र जीवंत या सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए मिनिकॉय, बी बैरन आइलैंड, सी लक्षद्वीप या डी मन्नार की खाड़ी? ये तो अभी डिस्कस किया था। आठवां प्रश्न, अरब सागर के द्वीप समूह मुख्य रूप से किससे बने हैं? ए ज्वालामुखी निक्षेप, बी प्रवाल निक्षेप, सी जलोढ़ निक्षेप या डी नाइस और ग्रेनाइट? अब नौवां प्रश्न, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ए 9 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल या डी मन्नार की खाड़ी? ट्रिक याद है ना? और आखिरी 10वां प्रश्न, मध्य उच्च भूभाग में बहने वाली चंबल नदी की एकमात्र मुख्य सहायक नदी कौन सी है जो अरावली से निकलती है? इसके ऑप्शंस है ए लूनी, बी साबरमती, सी बनास या डी माही? तो दोस्तों ये 10 सवाल सीधे तौर पर आज की चर्चा का निचोड़ है। कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से इन सवालों के जवाब देकर आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं बस एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने ये समझा कि कैसे करोड़ों साल पहले एक प्लेट खिसकी और आज का भारत बन गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जमीन आज भी खिसक रही है, पहाड़ आज भी ऊंचे हो रहे हैं, नदियां आज भी घाटियां काट रही हैं। हमारा ये भूगोल ना ये स्थिर नहीं है, ये एक जीवित सांस लेता हुआ सिस्टम है। क्या बात है। भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये समय का एक चलता फिरता दस्तावेज है। बहुत ही गहरी और शानदार बात। उम्मीद है आज का ये सेशन आप सभी के ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर गया होगा। बिल्कुल। सारे सवालों के जवाब कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम सबसे सही और सटीक जवाबों को पिन करेंगे। अगर ये चर्चा आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया चैप्टर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट? उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, सीखने को कुछ मिला, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और हम लोग बहुत जल्द ही एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।